हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसयू के बारे में। जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो कोर्सेज होते हैं वो स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं। इसमें ट्रेडिशनल डिग्री आपको नहीं मिलती है, कुछ पर्टिकुलर स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हीं के लिए आपको ट्रेन किया जाता है और उसी में आपको सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा जो भी मिलता है वो मिलेगा। अब एनईपी के बारे में आपको पता ही है कि आपके पास मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन हो चुका है। आप 1 साल बाद क्विट कर सकते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद क्विट करते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल बाद डिग्री और चौथे साल बाद यानी कंप्लीट करने के बाद क्विट करते हैं तो आपको डिग्री विद रिसर्च का मिलेगा, ऑनर्स की डिग्री मिलने वाली है। सो डिटेल क्या होने वाली है, एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, किस किस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, रिफंड पॉलिसी क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, इन सब पे एक बार नजर डालते हैं। ये जो ऑफिशियल ब्रोशर है ये हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया है और इसी में ही जो है सारे डिटेल्स मेंशन है। तो एक बार हम इसके गो थ्रू करते हैं ताकि हमारी जो क्वेरीज है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो हम मेजर पॉइंट देखने वाले हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए होंगे तो वो अपने आप मतलब अपने लेवल पे पढ़ लेंगे। तो हम सारे पॉइंट जो आप देखने वाले हैं वो जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होने वाले हैं उन्हीं की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इसके रजिस्ट्रेशन अमाउंट के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फी जो होने वाली है वो आपकी 1500 होने वाली है, यानी कि ये वन टाइम फी रहेगी आपकी, जो आपकी रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल रहेगी। यानी कि ये जो फी है आपकी ये रिफंडेबल नहीं है, अगर आपने एक बार पे कर दी है तो इसमें रिफंड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये फी जो है आपकी दैट इज नॉन रिफंडेबल एंड विच इज रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग फी। तो 1500 रुपए आपको देने हैं, ये वन टाइम अमाउंट है जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर पे करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस कॉलेज में अप्लाई नहीं करना है, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना है, मैं तो किसी दूसरे कॉलेज में अप्लाई करने वाला हूं क्योंकि मेरा उसका रिजल्ट अवेटेड था, अब उसका रिजल्ट आ चुका है तो ऑब्वियसली मुझे इससे विड्रॉ करना है क्योंकि मेरा उसमें हो गया है, तो प्रोविजन नहीं रहेगा, ये नॉन रिफंडेबल फ्री रहने वाली है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम इसकी स्पेशल डेट्स की बात करें तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है किस किस डेट्स को आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, किस किस दिन आपकी फर्स्ट कट ऑफ आएगी। तो एक बार सबसे पहले उस पर नजर डाल देते हैं। तो सबसे पहले आपको मेंशन है द कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। ये आपकी शुरू हो गई है 24 मई से और ये एंड होने वाली है 15 जून को। तो अभी भी काफी टाइम है आपके पास, यू हैव सफिशिएंट टाइम। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको एंड मोमेंट तक वेट करना है, ठीक है ना। आपको एंड मोमेंट तक वेट नहीं करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आपको एक मिडिल टाइम, मुझे मानना है 5th-6th जून के आसपास आपको इसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी इसमें। तो आपको 4 से 5 दिन उन डॉक्यूमेंट में लग सकते हैं। तो अगर उसमें डिले भी होगा तो भी आपके पास 3-4 दिन का मार्जिन जो है वो अवेलेबल रहेगा। सो इसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए, 5th जून के आसपास आप इसको फिल कर सकते हैं। नाउ अगर हम इसकी और डेट्स की बात करें तो प्रेफरेंस लॉकिंग ऑप्शन विंडो आपको मेंशन किया गया है। ये क्या कहता है आपसे, जब आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर देंगे, चॉइस फिलिंग कर देंगे, तो इसके लिए जो आप प्रेफरेंस भरेंगे वो लॉक करने का जो ऑप्शन है वो 18 जून के बाद नहीं रहेगा। यानी कि आप 18 जून तक मैक्सिमम इसको फिल कर सकते हैं। 18 जून के बाद आपके पास ये चॉइस अवेलेबल नहीं रहेगी, यानी कि जो आपने प्रेफरेंस भरी हुई हैं उनको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उनको रीऑर्डर नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आपको इसमें चॉइस फिलिंग में आपको जो भी डिसीजन लेना होगा वो 18 जून से पहले ही लेना होगा, इसके बाद ये चीज लॉक हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी चॉइस फिलिंग लॉक हो गई है उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी योर फर्स्ट कट ऑफ विच विल बी अनाउंस्ड ऑन 21 जून, यानी 21 जून को आपके पास इसकी फर्स्ट कट ऑफ रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है 12th के परसेंटेज के बेसिस पे आपको ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाएगी तो इसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है, फिजिकल रिपोर्टिंग का। आपको उसमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना है ये आपको तब डिसाइड करना होगा। वो कब होगा, जब पेमेंट ऑफ सीट फी, यानी जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले आपको जो कॉलेज की फी रहेगी फर्स्ट सेमेस्टर की वो आपको पे करनी होगी। तो जब आप वो पे कर देंगे तो आपको फिजिकल रिपोर्ट करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपका कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है लेकिन आपके डॉक्यूमेंट रेडी हैं, करेक्ट हैं, इनका फिजिकल जो है वेरिफिकेशन होगा। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट वैलिड पाए जाते हैं तो आपकी सीट जो है वो श्योर हो जाएगी। तो फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ सीट फी एंड रिपोर्टिंग एट रेस्पेक्टिव कैंपसेस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसका टाइम भी मेंशन किया गया है और डेट यहाँ पे मेंशन की हुई है। यानी 21 तारीख को जो है आपके पास रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी।
उसके बाद जो आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में वो होने वाली है जून 24 एंड 25 को, यानी मंडे एंड ट्यूसडे को। ये 2 दिन जाके आप अपने रेस्पेक्टिव कैंपसेस में, जो भी कैंपस आपको अलॉट हुआ है और उससे आप सेटिस्फाई हैं, तो उसमें आप जब फी पे कर देंगे तो उस रेस्पेक्टिव कैंपसेस में जाके उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स वैलिड पाए जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं आपके, तो उसी समय आपको एडमिशन श्योर कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो 24 और 25 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो उस कॉलेज में नहीं पहुंचेंगे, यानी कि आपको सीट तो अलॉट हो गई है लेकिन आपको लगा नहीं बॉस, मुझे तो जो है वो अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे तो कोई दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, मैं उसमें एडमिशन लेने जा रहा हूं, तो आप इसकी फीस भी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप इसके काउंसलिंग प्रोसेस में बने रहना चाहें। ठीक है ना, आप इसे काउंसलिंग प्रोसेस में बने रहना चाहें क्योंकि आपको जो पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हुआ है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सेकंड या थर्ड कट ऑफ जो लिस्ट आने वाली है उसमें मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, आप सेकंड कट ऑफ लिस्ट का वेट करेंगे, तो आप इसमें नहीं जाएंगे। जब इसमें नहीं जाएंगे तो वो सीट वेकेंट हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे इस फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, या वो सीट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ऐसे में कुछ सीट्स खाली हो जाएंगी। तो जब सेकंड लिस्ट कट ऑफ आएगी तो ऐसा हो सकता है कि आपको उसमें एडमिशन मिल जाए, तो उसमें आपके चांसेस हो जाएंगे एडमिशन होने के। तो वो कब अनाउंस होने वाली है, जब 24 और 25 जून को आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। बहुत सारे रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उस केस में जो वैकेंट सीट होगी, इसके लिए जून 26 को जो है आपकी सेकंड कट ऑफ लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी। अब जब सेकंड कट ऑफ लिस्ट आपकी 26 जून को रिलीज हो रही है, इसका मतलब जो लोग सेकंड कट ऑफ लिस्ट से सेटिस्फाई हैं वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो उनके लिए जो सेकंड राउंड का जो फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाली है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है रेस्पेक्टिव कैंपसेस में, वो होने वाला है जून 27 एंड 28 को। तो आप देख रहे हैं बैक टू बैक 24-25 को आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग, सीट खाली हुई, 26 तारीख को आप सेकंड लिस्ट आ जाएगी, 26 तारीख को आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो नेक्स्ट डे ही आपकी जो है वो फिजिकल रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही फिजिकल रिपोर्टिंग शुरू होगी तो डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट, यानी यहां भी बहुत सारे लोग नहीं पहुंचेंगे, तो आपकी थर्ड कट ऑफ जो है वो तुरंत 29 जून को ही आ जाएगी। जब 29 जून को रिजल्ट आ जाएगा तो राउंड 3 की जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी वो जुलाई 1 और 2 को हो जाएगी। तो आप देखिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग के बेसिस पे तीनों राउंड जो हैं वो आपके कब शुरू हो रहे हैं, वो आपके शुरू हो रहे हैं 21 तारीख को, यानी 21 तारीख को आपके पास सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट भी आ जाएगा फर्स्ट कट ऑफ का, और 30 जून को 29 जून तक देखिए थर्ड कट ऑफ लिस्ट 29 को और 1 और 2 जुलाई को, मतलब मान के चलिए लगभग 10-11 दिन में आपके तीनों राउंड की फिजिकल रिपोर्टिंग भी हो चुकी होगी। अब क्या प्रोसेस होगा इसके बाद वो देखते हैं। यानी 3 राउंड आपके कंप्लीट हो गए हैं, 3 राउंड की फिजिकल रिपोर्टिंग हो गई है। अब भी कुछ सीट ऐसा होगी खाली रह जाएंगी। अगर कुछ सीट्स कुछ पर्टिकुलर कॉलेज में खाली रह जाती हैं तो उसके लिए आपका स्पॉट राउंड 1 कराया जाएगा। हालांकि 1 इसको नाम इसलिए दिया है कि इनको एक्सपेक्टेड है कि सेकंड राउंड 2 भी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सारे सीट जो है वो राउंड 1 में ही फिल हो जाएं, तो उस केस में आपको राउंड 2 नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि राउंड 3 में ही आपकी सारी सीट फिल हो जाएं, तो उस केस में स्पॉट राउंड भी नहीं होगा। स्पॉट राउंड तभी होगा इफ सीट्स विल बी अवेलेबल। और डिफेंस स्टूडेंट काउंसलिंग, डिफेंस स्टूडेंट्स के लिए जो काउंसलिंग होने वाली है वो पहले नहीं होगी, उसके लिए वो बाद में ही होने वाली है। वो राउंड स्पॉट राउंड 1 के साथ ही होने वाली है। अगर स्पॉट राउंड 1 नहीं होता है तो डिफेंस स्टूडेंट की काउंसलिंग होगी 5 और 6 जुलाई को। तो राउंड 1 की डेट दे रखी है आपको, राउंड 2 की डेट दे रखी है। जो स्पॉट राउंड होगा आपका, उस स्पॉट राउंड में तुरंत कैंपस में स्पॉट राउंड होता है और तुरंत में आपको ऑन द स्पॉट काउंसलिंग होती है, तुरंत डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, तुरंत फीस पेमेंट होती है और एडमिशन मिलता है। उसके लिए आपको डेट्स नहीं दी जाती हैं, ठीक है ना। स्पॉट राउंड का मतलब सब कुछ ऑन द स्पॉट ही होने वाला है उस केस में। तो आप ये देखिए कि जुलाई 8 और 9 तक इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड है कि जुलाई मिड में इसे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। द नॉन रिपोर्टिंग ऑफ रेस्पेक्टिव कैंपसेस एट स्पेसिफिक डेट विल लीड टू द सीट कैंसिलेशन, यानी कि अगर किसी रेस्पेक्टिव कैंपस में आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचते हैं तो उस सीट में आपको सीट को जो है वो कैंसिल ही माना जाएगा। एंड डिफेंस सीट्स अलोकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन ऑन द स्पॉट राउंड्स डेट्स गिवन बिलो। तो डिफेंस सीट्स का जो अलोकेशन होगा वो स्पॉट राउंड के टाइम ही होने वाला है। चलिए ये मैसेज फ्रॉम द चांसलर हो गया अपना।
अबाउट DSU, ये इस यूनिवर्सिटी के बारे में है, कब स्टार्ट हुई है, क्या इनका पर्पज़ है, एवरीथिंग। ये विजन स्टेटमेंट, ये अगर आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये इनकी मैनेजमेंट टीम है और ये इसका इंडेक्स पेज है ब्रोशर का। तो किसी पर्टिकुलर केस में आप जाना चाहते हैं तो पेज नंबर देख सकते हैं और उस पेज नंबर पे आप वहीं पे जा सकते हैं। तो हम भी ब्रोशर एक बार पूरा गो थ्रू करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक बार उनको ही पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे जो है वो DSU कैंपसेस के बारे में बता रखा है कि कौन कौन से आपके यूजी डिग्री और सर्टिफिकेट प्रोग्राम वाले हैं वो कैंपस है। यहाँ पे मतलब यूजी सर्टिफिकेट भी हो सकता है, यहाँ पे डिप्लोमा भी हो सकता है और यहाँ पे डिग्री भी प्रोग्राम भी हो सकते हैं। जिसमें द्वारका में तो इनका हेड ऑफिस है, मतलब जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का वो द्वारका में ही है। इसके अलावा पूसा में 2 कैंपस हैं, तो 1 कैंपस का एड्रेस ये है। सेकंड कैंपस रजोक्रिया कैंपस है आपका, शकूरपुर का कैंपस है, देन यू हैव अशोक विहार कैंपस, रोहिणी कैंपस गुरु नानक का जो देव कैंपस है, कस्तूरबा जो है ये खाली गर्ल्स के लिए है कस्तूरबा। 2 कैंपसेस DSU के ऐसे हैं जो वुमेन ओनली हैं, यानी कि उसमें गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है ना। सो वो एंड में बता दूंगा, बाकी आप देख लेना कितने कितने कैंपसेस में ये कॉलेज है, मतलब कॉलेज कौन से एरिया में है ये आपको पता चल जाएगा। नाउ DSU महारानी बाग कैंपस एंड कस्तूरबा DSU पीतमपुरा कैंपस, ये जो कैंपसेस हैं ये आर ओनली फॉर गर्ल्स, ठीक है ना। तो इसमें गर्ल्स कैंपसेज हैं ये, चलिए बॉयज़ नहीं पढ़ेंगे इसमें। नाउ प्रोग्राम ऑफर्स की बात करें तो यूजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम, यानी कि जो 1 साल वाला प्रोग्राम है वो कौन कौन से कोर्सेज में होने वाला है। जैसे कोई स्टूडेंट है, अभी इसका पर्पस क्या है मैं बताता हूँ आपको। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका CUET का स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया और उसे ऐसा लगता है कि मुझे 1 साल ड्रॉप करना चाहिए, पर 1 साल में सिर्फ ड्रॉप ना करूँ, सिर्फ पढ़ाई ना करूँ, मेरी पैरेलली कुछ भी चलता रहे। सपोज किसी का फैमिली बिजनेस है, वो चाहता है कि यार इसमें से कोई मेरा सर्टिफिकेट प्रोग्राम साल में चलता रहे और अगले साल जब मैं एग्जाम दूँ CUET का तो मेरे को DU का कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो मेरा साल भी वेस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ मैं करता रहूंगा और कहीं ना कहीं मुझे हेल्प मिलती रहेगी। फॉर एग्जांपल ऐसे 4th नंबर वाले कोर्स की बात कर रहे हूँ, सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट। अब कोई स्टूडेंट खाली बैठा हुआ है तो पूरे साल तो CUET के लिए नहीं पढ़ेगा, दिन में 3 से 4-5 घंटे ही आप मैक्सिमम पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ोगे आप। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं खाली बैठा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तैयारी कर लूँ, तो आप इसके लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो। रेगुलर आप कॉलेज जाओगे आप तो कॉलेज से भी बाउंड हो जाओगे आप 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो, वो भी डिजिटल मार्केटिंग में हो जाएगा, वेब डेवलपमेंट में हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अगर आप श्योर हो कि आप मुझे 1 साल का ही प्रोग्राम करना है तो आप इसमें एडमिशन लो, वरना इसका बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ये यूजी के जो आपके रेगुलर प्रोग्राम है आप उसमें एडमिशन लो, और वहाँ पे तो आजकल मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का प्रोग्राम है। अगर आपका पहले साल बाद मन होता है कि मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप इससे क्विट कर दो, और आपको लगता है नहीं यार मेरे को किसी और कॉलेज में नहीं लेना, ये प्रोग्राम मेरे लिए अच्छा है क्योंकि और किसी कॉलेज में हुआ ही नहीं है मेरा, इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हो। यही तो पर्पस है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रोग्राम का, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल में और दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, तो ऐसे काफी सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप देख सकते हैं। तो 8 यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं जो सिर्फ 1 साल के लिए होते हैं, जिनकी फीस यहाँ पे मेंशन है, और ये फीस पर सेमेस्टर है। 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे तो डबल हो जाएगी इसकी फीस। आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना 1 साल का जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो प्लान कर सकते हैं। तो ये सिर्फ यूजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम वाले कोर्सेज है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अगर डिप्लोमा की बात करें तो ये डिप्लोमा के कोर्सेज मेंशन है, आप इसके लिए देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं अपने पास वो डिग्री प्रोग्राम वाले हैं, तो इस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो जिसको डाउट है वो एक बार देख सकता है। यहाँ पे हमारे पास ट्यूशन फी है वो पर सेमेस्टर मेंशन की गई है, ट्यूशन फी है जो पर सेमेस्टर मेंशन की गई है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे 4 ईयर यूजी डिग्री प्रोग्राम विद एग्जिट ऑप्शंस। मैंने आपको बताया अगर आप पहले साल के बाद एग्जिट कर जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, और 4थे साल के बाद डिग्री जो है ऑनर्स की मिलेगी, यानी विद रिसर्च मिलेगी। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या एक बार एग्जिट करने के बाद दोबारा एडमिशन ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। उसके लिए टर्म्स कंडीशन इन्होंने मेंशन की होंगी कि आपको मैक्सिमम 7 ईयर्स या मैक्सिमम 8 ईयर्स में अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 साल सर्टिफिकेट किया, उसके बाद मेरा मन हुआ कि मुझे कुछ टाइम गैप चाहिए, मुझे फैमिली में कुछ कंसर्न आ गया है, मैं अपनी पढ़ाई रेगुलर नहीं कर सकता हूँ, और वॉटेवर मेडिकल रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आप पहले साल के बाद क्विट कर दो और अगले साल 8 साल गैप के बाद आप दोबारा एडमिशन ले लो डिप्लोमा के लिए। तब चाहो तो आप 3 साल एक साथ, तीनों जो बचे हुए आपके साल वो एक साथ कर सकते हो, या आप 2 साल कर लो, 1 साल बाद में कर लेना, या फिर 1 साल करो फिर एग्जिट कर जाओ, अपनी पार्ट टाइम जॉब पे चले जाओ, फिर पार्ट टाइम जॉब करो, या पैसा इकट्ठा हो जाए, अपनी सैलरी हो जाए। अगर आप इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, या कहते हैं ना कि स्वाभिमानी हो कि पेरेंट्स से फीस नहीं लेनी है, तो आप क्या करोगे कि पहले साल सर्टिफिकेट प्रोग्राम करोगे, फिर एग्जिट कर जाओगे कि नहीं अब मैं 1 साल जॉब करूंगा,
जब जॉब करके मैं अपनी सैलरी इकट्ठी हो जाएगी उससे अपनी फीस पे करूंगा। तो आप सेकेंड ईयर में क्या करोगे, जब आप दोबारा आओगे एग्जिट करने के बाद एंट्री लोगे तो उस केस में आप फी खुद कर पाओगे। तो यही एक पर्पज है, ये प्रैक्टिकली यूएस वगैरह में होता है, इसीलिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, बाद में हमें रियलाइज होता है कि कोर्स हमारे लिए उतना सुटेबल नहीं है जितना हमें एडमिशन के टाइम पे लगा था। तो इसका मेन पर्पज यही है, अगर आपको कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि कोर्स सुटेबल नहीं है तो तुरंत आप इसमें एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं। उस केस में आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री विद रिसर्च जो भी आपके लिए सुटेबल होगी वो आपको प्रोवाइड करती जाएगी। अगर हम कोर्सेज की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कोर्सेज यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे फीस मेंशन है, कितनी फीस यहाँ पे इन कोर्सेज के पर्टिकुलर होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे हम बीएस बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस देखें तो इसकी फी पर सेमेस्टर 50,000 रुपीज है। तो यहाँ पे अगर आप 3 सेमेस्टर कोर्स करते हैं, यानी कि अगर आप 4 सेमेस्टर करते हैं यानी 2 साल करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 4 होने वाली है। तो पर सेमेस्टर यहाँ पे फीस मेंशन करी है, तो आप इससे आइडिया ले सकते हैं पर सेमेस्टर फीस कितनी है। किसी कोर्स के लिए आपको अगर सर्टिफिकेट करना है तो कितनी फी पे करनी पड़ेगी, पूरी डिग्री करनी है तो कितनी फी पे करनी पड़ेगी, और इस पर्टिकुलर कोर्सेज के आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कौन से कोर्स मेरे लिए सूटेबल हो सकते हैं, कौन सा कोर्स मेरे लिए सूटेबल है। भाई जनरल डिग्री तो है नहीं, या कोर्स स्पेसिफिक आपको डिग्री मिलने वाली है, तो जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं सिर्फ उसी में पूरी डिग्री लें। फॉर एग्जांपल आपका कोई रिटेल ब्रांड का शोरूम है तो आप रिटेल मैनेजमेंट में आप डिग्री ले सकते हैं। किसी का सपोज हॉस्पिटैलिटी, किसी की फैमिली का सपोज रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, तो आप हॉस्पिटैलिटी में आप अपनी डिग्री लीजिए। किसी का सपोज डिजिटल मार्केटिंग में अपना बिजनेस स्टार्ट करने का मन है तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ नो दिस थिंग्स आर रनिंग। इस यूनिवर्सिटी का पर्पज ही यही है कि स्किल बेस्ड कोर्सेज हम प्रोवाइड कर सके। इसके अगेंस्ट फी मेंशन है, तो एक बार सारे कोर्सेज पे आप नजर डाल लीजिए कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे, ये पूरा मेंशन है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने का मन होगा तो बीएस यानी बैचलर साइंस इन एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, जिसकी फीस 50,000 रुपये पर सेमेस्टर है। अगर आप सपोज 2 साल ही पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 2 साल ही पढ़ना है मुझे, बाद में मैं खुद स्टार्ट कर दूंगा, मैं 3 साल पढ़े कर दूंगा, उसके एवज में आप अपनी फीस चेक कर सकते हैं कितनी होगी। तो ये सारे कोर्सेज मेंशन है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 25 कोर्सेज मेंशन किए गए हैं। हर कैंपस में हर कोई कोर्स अवेलेबल नहीं होगा, तो कैंपस वाइज आपको चेक करना होगा कि कौन सा कोर्स कौन से कैंपस में हो रहा है, कौन से कैंपस में कौन कौन से कोर्स रन होते हैं। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आप इसमें देख सकते हैं। नाउ अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि आपका आखिर इसमें एडमिशन होने कैसे वाला है, तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यह एडमिशन आपका 12th के बेसिस पे ही होने वाला है। क्योंकि अगर सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन होता लास्ट ईयर की तरह, तो सीयूटी का रिजल्ट पे डिपेंड करता है इनकी काउंसलिंग की डेट या एडमिशन की डेट, पर यहाँ पे कोई भी डेट जो है वो मेंशन नहीं की गई है, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, तो 12th होनी चाहिए आपकी, या फिर आपका NSQF यानी नेशनल स्किल करिकुलम का कुछ होता है, यूजीसी करिकुलम से रिलेटेड चीज होती है, ये अपने काम की नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ 12th पे ही होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12th के बेसिस पे ही एडमिशन होने वाला है। और एग्जिट ऑप्शन किस तरह रहेंगे उन्होंने बताया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ द डिग्री, अपनी डिग्री आप चूज करते हैं, फर्स्ट ईयर में एग्जिट कर जाते हैं, तो 40 क्रेडिट्स ऑफ लेवल 4.5 आपको मिलेंगे। ये ना ये NS क्वालिटी फ्रेमवर्क है, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क है, इसमें डिफरेंट लेवल डिसाइड किए हैं यूजीसी ने। तो ये लेवल का 4 कंप्लीट होना चाहिए आपको एडमिशन के लिए, ठीक है ना। तो ये आपने अगर डिप्लोमा किया है तो आपके पास ये चीजें हो सकती हैं, अगर आपने सिंपल 12th की है तो ये चीजें होंगी, और अगर आपने कोई और कोर्स किया है तो आपके पास एटलीस्ट NSQF नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क है, तो आपके पास एटलीस्ट लेवल 4 होना चाहिए। यूजीसी ने कुछ लेवल डिसाइड किए हैं, तो इसमें यही मेंशन किया गया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट करते हैं तो आपको 40 क्रेडिट्स मिल जाएंगे, लेवल 4.5 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आप एग्जिट विद यूजी सर्टिफिकेट, आप पहले साल बाद यूजी सर्टिफिकेट लेके एग्जिट कर सकते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, 40 क्रेडिट्स ईच फॉर लेवल्स 4.5 एंड 5, यानी आपको 40 क्रेडिट्स मिल जाएंगे लेवल 4.5 एंड 5 के, और आप किसके साथ एग्जिट करेंगे, यूजी डिप्लोमा लेके। तो डिप्लोमा लेके आप एग्जिट कर जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, अगर आप तीसरे साल बाद थर्ड ईयर ऑफ डिग्री अगर एग्जिट करते हैं तो आपको क्या होगा, लेवल 4.5, 5 और 5 ये मिल जाएंगे आपको, और आपको 3 ईयर बैचलर डिग्री मिल जाएगी, बैचलर इन वोकेशनल और BSc बैचलर साइंस इन इंजीनियरिंग, जो भी कोर्स आप लेते हैं उससे रिलेटेड आपको डिग्री यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर 4 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको यूजी विद ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी, लेवल 6 तक मिल जाएगा, और यूजी डिग्री ऑनर्स में आपको मिल जाएगी। तो आप चूज कर सकते हैं आपको पहले साल के बाद एग्जिट करना है, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद या चौथे साल के बाद, ये आपकी चॉइस है। सपोज ऐसा भी कई बार होता है कि हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, वहां पे जाके रियलाइज होता है कि यार ये कोर्स मैंने सोचा कुछ और था पर निकल के कुछ और आ रहा है, ये तो कुछ और ही कोर्स निकला, मेरे को ये कोर्स सूट नहीं कर रहा है।
तो उस केस में आप एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं और सर्टिफिकेट लेके वापस आ सकते हैं। ऐसा होता है कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, मन मार के पढ़ना पड़ता है वो कोर्स, और आप अल्टीमेटली जो है सेटिस्फाई नहीं होते हैं और बहुत सारे डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो वो सब अवॉइड इससे चीज़ें हो पाएंगी। रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि 85% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स, 15% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स। तो अगर दिल्ली से अगर आप बिलोंग करते हैं तो एडमिशन लेना रिलेटिवली इजी है आपके लिए, और अगर आप आउटसाइड दिल्ली बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 15% सीट्स जो हैं वो ही अवेलेबल होंगी आपके लिए। डिटेल्स और क्या गिवन है इनके बारे में ये हम देखते हैं। यानी कि 85% ऑफ द सीट्स, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट पॉलिसी, 85% ऑफ टोटल सीट्स आर टू बी अलोकेटेड फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स। दिल्ली स्टूडेंट्स का मतलब ये है उनकी 12th क्लास जो है वो दिल्ली से होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी पढ़े हो लेकिन अगर आपने 12th दिल्ली से करी है तो आप दिल्ली स्टूडेंट्स कहलाएंगे। एंड द रिमेनिंग 15% सीट्स फॉर आउटसाइड कैंडिडेट्स who seek admission in DSEU in 2024, Delhi reservation criteria as per table given below will be applicable. It is essential to produce the relevant document at the time of documents verification to avail the reservation benefits. आप इसमें चीटिंग मत कर लेना। चीटिंग का मतलब यह है कि आप आउटसाइड दिल्ली से बिलोंग करते हो और आपने अप्लाई कर दिया दिल्ली वाले कोटे में, क्योंकि चांसेस ज्यादा हैं उसमें होने के, क्योंकि 85% सीट्स रिजर्व है और आप उसमें एडमिशन ले लेते हो। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, आपका एडमिशन जो है वो बरकरार नहीं रहेगा अगर आपने कोई भी चीटिंग की, कोई भी फ्रॉड किया, अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी छेड़छाड़ करी है आपने। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया है क्लियरली कि आपका जो है दिल्ली गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 85% ऑफ सीट्स विल बी रिजर्व फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भेदभाव है, पर दिल्ली के अगर यूनिवर्सिटी दिल्ली में है तो बेनिफिट भी उनको ही मिलेगा। ये रिजर्वेशन बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट, अगर एसटी से बिलोंग करते हैं, आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका रिजर्वेशन 15% रहेगा, एसटी में 7.5% रहेगा, ओबीसी नॉन क्लियर क्रीमी लेयर में 27% रहेगा। अच्छा, ये जो चीज मेंशन की गई है ओबीसी कोटे में, एक सर्टिफिकेट को लेके भी एक चीज मेंशन की गई है, वो भी आप ध्यान रख लेना जो लोग ओबीसी कोटे में बिलोंग करते हैं। इट सेज दैट इफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज पास फ्रॉम दिल्ली, यानी कि आपने 12th जो है वो दिल्ली से पास की है, एंड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वाज इश्यूड फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली, आपका रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट है अगर वो आउटसाइड दिल्ली से अगर आपने लिया हुआ है, देन एडमिशन विल बी परमिसिबल अंडर दिल्ली जनरल कैटेगरी। इट विल बी एडमिशन विल बी परमिसिबल अंडर दिल्ली जनरल कैटेगरी। आप उस टाइम ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। यानी अगर आपकी जो स्कूलिंग है, यानी कि आपका जो मेन एग्जामिनेशन है वो दिल्ली से है, लेकिन ये सर्टिफिकेट जो है वो दिल्ली से नहीं है, वो आउटसाइड दिल्ली से है, तो इस केस में आपको दिल्ली का जो ओबीसी कोटा है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू विल बी कंसिडर्ड एज अंडर दिल्ली जनरल कैटेगरी, यू परमिसिबल अंडर दिल्ली जनरल कैटेगरी, नॉट ओबीसी कैटेगरी। तो ये जो चीजें हैं ये ध्यान रखना जब आप अप्लाई करें। तो कोटा का आपको बताया गया है कौन कौन सा कोटा, 15%, 7.5%, 20%, ईडब्ल्यूएस कोटा रहेगा 10%, आपको कंडीशन क्या होगी वो बता दी जाएगी। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी कोटा 5% रहेगा, डिफेंस कोटा 5% रहेगा, सुपर न्यूमरी कोटा रहेगा यानी कश्मीरी माइग्रेंट्स का कोटा रहेगा, वो आपका 1 सीट रहती है इसमें, 1 सीट इन ईच ब्रांच ओवर एंड अबव इनटेक एक्सेप्शन पीएचडी प्रो। पीएचडी के अलावा जितनी भी आपके पास सीट्स अलॉकेट हैं कुछ कोर्स के लिए, उससे 1 सीट ज्यादा होगी वो आपको अलॉट की गई होगी इसमें, ठीक है ना। तो ये सब कोटा मेंशन है यहाँ पे। अगर आप एनआरआई के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें मेंशन किया गया है फॉर दिस कैटेगरी द फी विल बी 5 टाइम्स द नॉर्मल फी। तो जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फी होगी उसकी 5 टाइम्स फी होने वाली है एनआरआई कोटे में अगर कोई अप्लाई करता है तो डिफरेंट कोटेज में क्या क्या क्राइटेरिया है वो आपको मेंशन किया है। ऐसा क्लियरली फंडामेंटल है। जो रिजर्वेशन है 85% दिल्ली का, और 85% के अंदर ये सारे रिजर्वेशन हो जाएंगे, 15% आउटसाइड दिल्ली और 15% के अंदर आपको ये वाले रिजर्वेशन मिल जाएंगे। नाउ रीजन आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली वाला ये एकदम क्लियर रखना आप, इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स मेंशन है, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या पॉइंट्स मेंशन है। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया गया है 85% ऑफ सीट्स इन ऑल द डीएसयू कैंपसेस प्रोग्राम्स आर earmarked residents Indian national belonging to Delhi region। देखो भैया 85% दिल्ली रीजन, बात खत्म, ठीक है। 15% सीट्स दैट विल आउट बिलोंगिंग टू आउटसाइड दिल्ली रीजन, बात खत्म। 15% आउटसाइड दिल्ली, 85% दिल्ली रीजन।
नाउ 85% ऑफ दिल्ली रीजन की सीट्स आपको मेंशन की गई हैं, उनको DGEN के नाम से बताया जाएगा। आउटसाइड दिल्ली जो रीजन की 15% सीट है उसे नॉर्थ दिल्ली, यानी अगर शॉर्ट फॉर्म आपको कहीं मिलती है, एब्रीविएशन कहीं मिलता है, तो ND का मतलब होगा नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स, और D जनरल का मतलब होगा दिल्ली का जनरल कैटेगरी। ठीक है, चलिए। NIOS यानी अगर आपने रेगुलर स्कूलिंग नहीं करी है, आपने ओपन स्कूलिंग करी है, तो उसमें आपका कौन सा कोटा रहेगा, तो उसमें भी इन्होंने मेंशन किया गया है, अगर आपका सेंटर दिल्ली रहा है NIOS में तो आप दिल्ली के अंदर आएंगे, और सेंटर अगर दिल्ली नहीं रहा है तो आपका नॉन दिल्ली के अंदर आप आने वाले हैं। ये क्लियरली उन्होंने मेंशन किया गया है। द लोकेशन ऑफ स्टडी सेंटर विल मैटर, ठीक है ना। तो अगर लोकेशन ऑफ स्टडी सेंटर और स्कूल जो आपको ओपन स्कूलिंग का है, अगर वो दिल्ली है तो आप दिल्ली के अंदर आएंगे, ठीक है ना, तो ये दिल्ली के अंदर आएंगे, अदरवाइज आप आउटसाइड दिल्ली कहा जाएगा। ये आपका स्टडी सेंटर पे मेंशन किया। स्टडी सेंटर आपका दिल्ली में है तो दिल्ली कैंडिडेट, स्टडी सेंटर अगर दिल्ली से बाहर है तो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट। सिंपल, ओपन स्कूलिंग के लिए है ये, ठीक है ना। अगर आपने करस्पॉन्डेंस से किया गया है तो भी सेम रूल जो है एप्लीकेबल रहेगा। रिजर्वेशन ST का बता दिया गया है कि आपको कौन कौन सी, SC में क्या है 15% सीट्स ऑफ द टोटल सैंक्शन इनटेक, 85% का 15%, 15% का 15%, ठीक है ना। इस तरह आपका कोटा डिसाइड होगा। SC का ST का 15% सीट में बताया SC का है, 7.5% ST का है, OBC नॉन क्रीमी का 27% रहेगा। उसके अंदर क्या कैटेगरी है वो ध्यान रखना। अच्छा, ये सर्टिफिकेट की डेट उन्होंने मेंशन की है, ये हाईलाइट कर लेना आप कि आपके जो सर्टिफिकेट होंगे दी OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड ऑन द डे ऑफ एडमिशन एंड इश्यूड बिफोर 31 मार्च फ्रॉम द डेट ऑफ डेजिग्नेटेड कंप्यूटिंग अथॉरिटी, ठीक है ना। तो 31 मार्च की जो डेट है वो क्रिटिकल डेट है, वो आप याद रखना, उससे अकॉर्डिंग ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए, दूसरा ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि द सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट, द सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स, मदर और फादर और एनी अदर फैमिली मेंबर इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू इवन प्रोविजनल एडमिशन। यानी कुछ लोग क्या होते हैं, अपने मदर और फादर के नाम से कैटेगरी सर्टिफिकेट बनते हैं, अपने नाम से नहीं होते हैं, तो वो इनवैलिड कहा जाएगा। द सर्टिफिकेट शुड बी इन द नेम ऑफ पेरेंट्स विल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है ना। आपको अपने नाम से ही जो है सर्टिफिकेट बनाना होगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC एंड हैज पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम दिल्ली रीजन, ठीक है ना। इस सर्टिफिकेट के बारे में आप देख लेना, जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि आपका सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है। EWS के लिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, जिस बेसिस पे आपका बनता है, और जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। डिफेंस के लिए कौन कौन सी कैटेगरी है वो भी उन्होंने मेंशन किया है कि प्रायोरिटी वाइज, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, ये सारी कैटेगरी आपको मेंशन की है। तो जो लोग डिफेंस में अप्लाई करना चाहते हैं वो इसको एक बार डिटेल्स में देख लेना। कश्मीरी माइग्रेंट्स का क्या क्राइटेरिया रहेगा वो आप इसमें देख लेना, ठीक है ना। तो जो इस पर्टिकुलर में आदमी अप्लाई कर रहा है वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में एक बार डिटेल देख लेना, कुछ आए तो डाउट आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और रह गई है इसमें, दैट इज कौन कौन से कैंपसेस में कितने कितने सीट्स हैं। जैसे कि हम झंडेवालान कैंपस की बात करें और इसमें मेजर डिसिप्लिन सर्टिफिकेट फूड प्रोडक्शन का है, इसकी सीट्स इतनी है। तो ये किस कैंपस में किस कोर्स के लिए कितनी सीट्स हैं वो आपको डिटेल में यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। नाउ ये तो हमारे पास सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए थी, ये आपका डिप्लोमा के लिए है, ये आप देख सकते हैं डिप्लोमा के लिए क्या क्या रहेगा। ये डिग्री प्रोग्राम के लिए, डिग्री के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोशर में इजीली क्लियरली मेंशन है ये चीज़ कि कौन से कैंपस में किस कोर्स के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। फीस की बात करें तो फीस में कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होंगे, जैसे कि आपके रिफंडेबल कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। तो आपको देखते हैं जनरल कॉशन डिपॉजिट रखते हैं आपसे 1000 रुपीज़, लेबोरेटरी का जो है वो 2000 रुपये आपको देना पड़ेगा, दैट इज रिफंडेबल। लाइब्रेरी के लिए 500 रुपये, ये सब रिफंडेबल है, ठीक है ना। इसके बाद फी टू बी कलेक्टेड ओनली वंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी ये रिकरिंग फी नहीं है, सेमेस्टर की फीस नहीं है, ये आपको एक बार ही पे करनी होगी। एनरोलमेंट फी 200 रुपये, ID कार्ड 100 रुपये एंड ग्रुप इंश्योरेंस, ये सब नॉमिनल फीस है, इसमें कोई मैटर नहीं कर रहा है, तो इस पर भी हम नहीं ले सकते हैं कितनी कितनी होंगी, ठीक है ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया, मिसलिनियस फी भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सीट कन्वर्जन रूल्स,
सीट कन्वर्जन का मतलब यह है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर कोई सीट खाली रह गई है तो क्या दूसरी कैटेगरी से फिल की जा सकती है, उसके बारे में डिफरेंट रूल्स गिवन है कि कौन सी कैटेगरी में खाली है तो कौन कौन सी कैटेगरी से उसको फिल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट रूल्स है, तो जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई बिलोंग करेगा वो इसको डिटेल में दे सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से, जैसे रूल 4 हम पढ़ लेते हैं। इफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड ईडब्ल्यूएस आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स एग्जॉस्ट, यानी कि अगर ईडब्ल्यूएस की सारी लिस्ट कंप्लीट हो गई है और आउटसाइड दिल्ली वालों की, ईडब्ल्यूएस आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स एक पर्टिकुलर कोटा है, ईडब्ल्यूएस आउटसाइड दिल्ली वालों का वो फिनिश हो गया और कोई एप्लीकेशन नहीं बची है लेकिन सीट्स खाली हैं, तो सीट्स खाली किससे भरी जाएंगी? फ्रॉम द लिस्ट ऑफ जनरल आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स। यानी कि अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जितने लोगों ने अप्लाई किया था वो एप्लीकेशन कोर्स मतलब वो खत्म हो गया है लेकिन फिर भी सीट खाली है, उस केस में वो सीट किससे फिल की जाएंगी? जनरल कैटेगरी से आउटसाइड दिल्ली कैटेगरी में। जो आउटसाइड दिल्ली के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनसे वो जो है वो फिल की जाएगी। तो इससे आपको आइडिया लग रहा है कि ये सारे रूल्स किस किस तरह हैं, कौन सी कैटेगरी में सीट वेकेंट है तो कौन सी कैटेगरी से वो फिल की जा सकती है, तो वो आप कैटेगरी वाइज अपना चेक कर सकते हैं। ये सब उनके डिटेल में रेगुलेशन गिवन है, ये भी आप देख सकते हो। किसके बाद कितना क्रेडिट मिलने वाला है, कौन कौन से कोर्स में क्या है, वो भी इतना डिटेल में नहीं है। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। खाली आपको ये और बताया गया है यहाँ पे कि कितने कितने सब्जेक्ट्स होने वाले हैं और उनमें इलेक्टिव्स कैसे होंगे वो सब आपको यहाँ बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे ये सब गिवन है, डीसीसी, डीएससी, एईसी, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट। कुछ कोर्सेज जो हैं वो स्किल एनहांसमेंट में रखे गए हैं, कुछ एबिलिटी एनहांसमेंट में रखे गए हैं, कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं। काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम डिसाइड किया गया है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट आपका हो सके, किसी पर्टिकुलर कोर्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकें, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो ये ब्रोशर एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं। आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करते हैं और आपको लगता है कि मेरा तो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से रेडी है, लेकिन इसके अलावा भी इस यूनिवर्सिटी ने कुछ आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट डिसाइड किए हुए हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। आपको ये डॉक्यूमेंट्स जरूर कंप्लीट करने होंगे, ये आपको काउंसलिंग प्रोसेस में अप्लाई करने होंगे। जैसे कि हम बात करें, ये जब डॉक्यूमेंट किसका है? ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप ईडब्ल्यू कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। इवन तो गवर्नमेंट से आपको सर्टिफिकेट मिलता है लेकिन ये फॉर्म भी आपको कंप्लीटली फिल करना होगा। ये यूनिवर्सिटी का स्पेशल फॉर्म हो गया जिससे इनको रिकग्नाइज हो जाएगा कि ये हमारा डीएसयू के ही मतलब किसी डीएसयू में किसी बच्चे ने अप्लाई किया है तो ये पर्टिकुलर ईडब्ल्यूएस के लिए। सिमिलरली ये आपका डिफेंस कोटे के लिए ये आपको फिल करना होगा। सिमिलरली ये आपका पीडब्ल्यूडी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए हो जाएगा ये। सिमिलरली नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मेडिकल वाले का हो गया। देन वी हैव मिस किया, कश्मीरी माइग्रेंट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होगा। तो ये सब सर्टिफिकेट किसी पर्टिकुलर के लिए है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, आप फिट हैं या नहीं है वो आपको कंपलसरी होगा लगाना। और अंडरटेकिंग रैगिंग की वाली लगानी होगी कि आप किसी भी तरह से रैगिंग नहीं लेंगे और नहीं देंगे, ठीक है ना। और ये सारी चेकलिस्ट रहेंगी आपकी जब आप अप्लाई करेंगे, तो ये कंप्लीट चेकलिस्ट है आपकी, ये आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है वो कंप्लीट कर लेना आप, ताकि काउंसलिंग में आपको कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। और ये डॉक्यूमेंट आप रेडी रखेंगे तो इसका आपको आईपीयू में भी बेनिफिट मिलेगा, सीयूईटी में बेनिफिट मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, यही ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट्स आपको सीयूईटी काउंसलिंग में भी काम में आने वाले हैं। इवन दो जब आप डीयू के लिए अप्लाई करेंगे तो डीयू में भी ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट्स ही लगने वाले हैं। तो एक बार डॉक्यूमेंट रेडी करा लेंगे तो बाद में भी आपके काम में आने ही वाले हैं। ज़्यादा डिले ना करें, जितना जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट एटलीस्ट रेडी रखें। और काउंसलिंग के लिए आप टेंटेटिवली 6-7 जून के आसपास भी अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। कोई भी डाउट है तो आप इसकी वेबसाइट पर जरूर जाएं। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, इसकी वेबसाइट पे जो बाकी चीज़ें मेंशन है वो लास्ट ईयर के एडमिशन के ही हिसाब से हैं, ठीक है ना। खाली इन्होंने ब्रोशर अभी अपलोड किया है, बाकी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस, सब कुछ जो मेंशन है वो लास्ट ईयर की डेट्स मेंशन है, लास्ट ईयर की सीट्स मेंशन है, लास्ट ईयर का एडमिशन क्राइटेरिया मेंशन है, ठीक है ना। खाली आपको ब्रोशर है वही अपडेट किया गया है, तो आप सिर्फ जो ब्रोशर है ना वो अच्छे से पढ़ के जाएं। और कोई डाउट है तो हम तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं ही, आप कोई भी डाउट हमेशा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रोशर हमने जो मेन पॉइंट से सारे डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि हम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें या डीयू का वेट करें। तो अगर आपका डीयू का एग्जाम यानी सीयूईटी एग्जाम बहुत ही खराब हुआ है और आपको कोई स्कोप नहीं लग रहा है
तो डेफिनेटली एक बैकअप ऑप्शन के लिए आप ये चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ड्यू कट ऑफ बहुत 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 कम जाने वाली है। अगर आपका ओवरऑल स्कोर 800 में से 300 भी है तो भी आप अबव एवरेज कॉलेज एक्सेप्ट मतलब उम्मीद रख सकते हैं कि आपका 300 से अगर ऊपर स्कोर है तो भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर आपका 400 से ऊपर स्कोर है तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग ए वेरी गुड कॉलेज, ठीक है ना। लास्ट ईयर लोगों के 800 में से 800 भी आए थे, इस साल 800 में से किसी के 500 भी आ जाएं तो भी वो टॉपर्स में ही कहलाएगा। पेपर की सिचुएशन मालूम है आपको, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था, लेंथी कितना पेपर था। एनीवेज उन सब मुद्दों पे अभी डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वी हैव टू परफॉर्म वेल। मैं ऑलवेज कहता ही हूँ, गिव योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट, ठीक है। विश यू गुड लक। एनी डाउट वी आर ऑलवेज देयर एंड कीप इन टच, कीप लाइकिंग द चैनल एंड चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू।